हाँ देखिए, अब इसके बाद जो दूसरा जो कोशिकांग होता है, दूसरा कोशिकांग लवक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड या लवक की खोज सर्वप्रथम 1865 में हेगल नामक एक साइंटिस्ट थे। हेगल नामक साइंटिस्ट ने, अर्थात साइंटिस्ट को हिंदी में विज्ञानी बोलते हैं, साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम खोजा था और इसका प्लास्टिड नाम जो दिया था वह शिम्पर एक साइंटिस्ट थे। शिम्पर नामक साइंटिस्ट ने इसका नाम प्लास्टिड रखा था। अर्थात खोज किसने किया? 1865 में अर्नेस्ट हेगल नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम इसकी खोज किया था और इसका लवक नाम शिम्पर ने दिया था। इतनी बात समझ में आई? किसी कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पर हम कि प्लास्टिड होते कितने प्रकार के हैं। सामान्यतः प्लास्टिड कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो लवक जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, 3 तरह के होते हैं। हिंदी में अगर बोले इसको अवर्णी लवक, दूसरा होता है वर्णी लवक और तीसरा होता है हरित लवक। 3 तरह के लवक। ल्यूकोप्लास्ट की यदि हम बात करें, अवर्णी, वर्ण माने होता है रंग, सीधा सा है, ऐसे लवक जिसमें कोई रंग नहीं होता है। सामान्यतया ऐसे जितने भी लवक होते हैं वो ऐसे भाग में पाए जाते हैं पौधे के जो कि सूर्य के प्रकाश से दूर हो, अर्थात सूर्य के प्रकाश में अगर वो नहीं होंगे तो ऐसे भागों में ल्यूकोप्लास्ट उपस्थित हो। जैसे आप आलू देखिए, शकरकंद देखिए, सूर्य के प्रकाश में नहीं होते हैं और उसके अंदर कोई भी बिल्कुल जैसे रहेगा वैसे ही रहता है, कोई उसमें रंग नहीं होता। दूसरी बात, एक चीज और समझिए, आप कोई छोटा सा टमाटर देखिए, जब वह छोटी अवस्था में होता है, शुरू में जब बनता है, यहाँ की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? बतिया बोलते हैं शायद, छोटा सा है एकदम से, है ना। इसके बाद उसका कोई रंग नहीं होता है, फिर क्या होता है? धीरे धीरे कुछ समय बाद वह हरा हो जाता है, अर्थात उसमें हरित लवक डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है। इसके बाद जब वह पक जाता है तो लाल हो जाता है, अर्थात क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी लवक है वो एक में ही बना, एक दूसरे में ये चेंज होते रहते हैं। जैसे आप टमाटर का एग्जांपल ले लीजिए या बैंगन ले लीजिए। बैंगन अगर होता है तो शुरू में बैंगन कोई कलर नहीं होता उसका, जब वह बहुत ही यंग स्टेट में होता है, बहुत छोटा होता है, यहाँ की भाषा में उसको बतिया बोलते हैं, बहुत छोटा सा। इसके बाद फिर और आगे जाएंगे और कुछ समय बाद हुआ या तो नीला होगा या तो हरा होगा, तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया? क्रोमोप्लास्ट में, वर्णी लवक में बदल गया। इसके बाद फिर क्या होता है? अगर हरा है तो जाहिर सी बात है कि वह क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद जब वह पक जाता है तो पीला हो जाता है, पकने के बाद क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा, अर्थात वह क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह आम का भी एग्जांपल ले सकते हो। आम शुरू में जो है, शुरू में आम कैसे रहता है? कोई कलर नहीं होता है, बतिया उसकी देखिए कोई कलर नहीं होता है। फिर थोड़ा सा अगर वो बड़ा हुआ तो फिर क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा, हरित लवक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या हो, जब पक जाएगा तो पीला हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कहने का तात्पर्य, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है पौधे के ऐसे भाग में पाया जाता है जहां पर सूर्य का प्रकाश साधारणतया नहीं पहुंचता। आप आलू देखिए, सफेद वाला आलू जो होता है, सफेद वाला आलू अगर थोड़ा सा जमीन से बाहर निकल आता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। देखा है कभी? हरा हरा हो जाता है, कभी देखा आपने? हम लोग क्या करते हैं, उसको खरीदते नहीं है तो खाने में अच्छा नहीं रहता है, तो उसको क्या करते हैं? छांट के अलग कर देते हैं। तो क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट जो रहता है वह क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में थोड़ा सा आया तो हरा हरा हो जाता है और वो पकता भी नहीं। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। तो
तो ये रही ल्यूकोप्लास्ट की बात। अब ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कई तरह का होता है। इसमें अगर कार्बोहाइड्रेट अगर संचित होता है तो इसको एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। अगर प्रोटीन संचित होता है तो उसे प्रोटीनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। अगर जो है वसा का संचय होता है एमाइलोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है उसे। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि उस क्लोरोप्लास्ट में क्या संचित हो रहा है, उसी के आधार पर उसका नामकरण हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में वर्णी लवक बोलते हैं। ये क्रोमोप्लास्ट की यदि हम बात करें, ये पौधे के ऐसे भाग में पाया जाता है जहां रंगीन पार्ट होता है। जैसे पुष्प हो गए, पंखुड़ियां उसकी देखिए हरी, नीली, पीली, लाल, जो भी कलर होता है सब वर्णी लवक की वजह से होता है। तो जितना भी होगा वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से उसका रंगीन कलर दिखाई देगा, हरा रंग छोड़कर। तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसकी खोज जो किया था सिम्पर नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज किया। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया था? सिम्पर नामक साइंटिस्ट ने किया था। और ये पौधे के ऐसे भाग में पाया जाता है जो हरा होता है। पौधे के ऐसे भाग में पाया जाता है जो हरा होता है, हरे भाग में यह पाया जाता है। अब बात करते हैं कि क्या सभी जितने भी पादप हैं, क्या सभी पादप में यह प्लास्टिड पाया जाता है या नहीं। तो यह देखा जाता है कि जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनमें ये प्लास्टिड सामान्यतया नहीं पाया जाता, प्लास्टिड नहीं पाया जाता। वैसे भी अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल होती है, कोशिका होती है, इस वजह से उसमें ऐसी तो कोई बात है ही नहीं है कि उसमें प्लास्टिड जैसी कोई संरचना पाई जाए। यस, है ना। अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर जो संरचना बनाए हुए हैं, ये डायग्राम में आप लिख सकते हैं, यह स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये जो संरचना बनी हुई है ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना, हरित लवक की संरचना। ये हरित लवक की संरचना के बारे में यदि हम बात करें तो हरित लवक की संरचना में हम बात करते हैं अगर, तो यह दो झिल्लियों से घिरी हुई होती है, एक एक कला झिल्ली होती है। इस बाहर वाली झिल्ली भी स्मूथ होती है, इसकी अंदर वाली झिल्ली भी स्मूथ होती है, अंदर चिकनी होती है, कोई उभार जैसी संरचना नहीं होती। बाहर वाली झिल्ली में भी और अंदर वाली झिल्ली में भी कोई ऐसी संरचना नहीं होती, बिल्कुल स्मूथ होती है, चिकनी होती है। और ये भी लिपोप्रोटीन की बनी है। जहां पर भी झिल्ली की बात आए, मेम्ब्रेन की बात आए, तो मान लीजिए कि 99% वह लिपोप्रोटीन की बनी होगी। लिपोप्रोटीन के अतिरिक्त भी कुछ चीजें कभी कभी मिक्स हो जाती, दूसरे पदार्थ भी इसमें जुड़ जाते हैं, लेकिन साधारणतया यह देखा जाएगा कोई भी झिल्ली होगी वह लिपोप्रोटीन की बनी होगी। इतनी बात समझ में आई? अर्थात यह दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। इसका आकार भी अलग अलग होता है, चपटा भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, फीताकार भी हो सकता है, गर्डल के रूप में हो सकता है, कई रूपों में यह पाया जाता है। बात समझ में आ रही? ये डिपेंड करता है कि वह कोशिका कौन सी है। इतनी बात समझ में आई? यह आवश्यक नहीं है कि जैसे हमने बनाया है ऐसे ही बनाया जाए, इसकी संरचना और भी भिन्न प्रकार की हो सकती है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। सीधे बैठो। अब इसके बाद जो है आगे देखें, इसके अंदर देखते हैं तो अंदर हमें सिक्के के ढेर की तरह संरचनाएं दिखाई देती हैं। सिक्के के ढेर की तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं। सिक्के में से एक सिक्के को, जैसे ये इतना एक सिक्का है, इतना, इस एक सिक्के को हम थैलाकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड बोलते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में थैलाकॉइड ही बोलते हैं। एक संरचना को, एक सिक्के को हम बोलते हैं थैलाकॉइड। इतनी बात समझ में आई? सिक्के के ढेर को, सिक्के का एक ढेर सामान्यतः इसमें 10 से ऊपर ही थैलाकॉइड उपस्थित होते एक ढेर में। ठीक है, यहाँ पर हम कम बनाए हुए हैं, लेकिन 10 से ऊपर ही सामान्यतया पाया जाता है। सिक्के के एक ढेर को हम ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनम। इतनी बात समझ में? सिक्के के एक ढेर को क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। और जब कई सिक्के के ढेर हो गए, 1 2 3 कई ढेर सारे सिक्के के ढेर हो गए, तो उसे हम कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं? ग्रेना। बात समझ में आ रही है? यानी कि ग्रेनम एक वचन हो गया, ग्रेनम बहुवचन। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, आप देखते हैं ग्रेनम जो होता है एक दूसरे से एक झिल्ली द्वारा, एक लैमेली द्वारा
जुड़ा हुआ होता है इसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेली, या इसी को फ्रेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। खैर यहाँ पर आपको याद रखना है स्ट्रोमा लैमेली अर्थात ग्रेनम जिस झिल्ली मेम्ब्रेन बंद संरचना से जुड़ा हुआ होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। इतनी बात समझ में आई? यस सर। इसके बाद इसके अंदर राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम भी 70S प्रकार के होते हैं जैसा कि आपको पहले मैंने बताया। कोशिकांग के अंदर और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो भी राइबोसोम होते हैं साधारणतः वो 70S प्रकार के होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अंदर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें भी डीएनए होता है। इस डीएनए को हम cpDNA कहते हैं। cpDNA का मतलब होता है क्लोरोप्लास्टिक डीएनए। इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसको कहते हैं mtDNA। इसके अंदर पाए जाने वाले डीएनए को cpDNA। इसका फुल फॉर्म होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोप्लास्टिक डीएनए। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्टिक डीएनए। इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा। इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। इसके अंदर जो भरा होता है उसको स्ट्रोमा। इसके अंदर जो भरा होता है वो मैट्रिक्स। आप देखिए अब इसका कार्य क्या है। इसका कार्य होता है मुख्य रूप से इसका जो कार्य होता है हरित लवक का कार्य वह प्रकाश संश्लेषण करना होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण आपको अगली क्लास में बताया जाएगा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन साधारणतः मैं जनरली एक चीज बता देता हूं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण में यह देखा जाता है साधारणतया कि सोलर एनर्जी जो होती है या आप कह सकते हो लाइट एनर्जी, ना सोलर एनर्जी कह करके लाइट एनर्जी जो होती है वह केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। किसके द्वारा? बाय ग्रीन प्लांट। अर्थात लाइट एनर्जी द प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी इज चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि प्रकाश ऊर्जा जो होती है वह रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और ये किसके द्वारा होता है? बाय ग्रीन प्लांट। हरे पौधों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण में भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है और भोज्य पदार्थ के साथ साथ ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ऑक्सीजन बाहर निकलती है। बाकी प्रकाश संश्लेषण को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होती है प्रकाशिक अपक्रिया, दूसरा होता है अप्रकाशिक अपक्रिया। प्रकाशिक अपक्रिया होती है वह प्रकाशिक अपक्रिया जो होती है वह थैलाकॉइड के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? थैलाकॉइड के अंदर होती है। जबकि अप्रकाशिक अपक्रिया स्ट्रोमा भाग में। थैलाकॉइड के अंदर जो प्रकाशिक अपक्रिया होती है उसमें एटीपी का निर्माण होता है और कुछ अन्य पदार्थ बनते हैं जिनको NADPH2 के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर बनते हैं जो कि एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं। इसके बाद उसी का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से जो अप्रकाशिक अपक्रिया होती है जिसको डार्क रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है वो स्ट्रोमा भाग में होती है और यहाँ पर भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। और पहली जो प्रकाशिक अपक्रिया होती है उसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, जल का अपघटन होता है जिससे ऑक्सीजन निकलती है। तो जो भी हरे पौधे हैं वो ऑक्सीजन कैसे निर्मुक्त करते हैं बाहर? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वो जो है ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? एक बार माने इसका कार्य क्या है? इसका जो है प्लास्टिड का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करना, ये इसका प्रमुख कार्य है। बात समझ में आ गई? किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर।